हेलो फ्रेंड्स, टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो 69 बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट, बिहार के अन्य कंपटीशन एग्जाम, साथ ही रेलवे, एसएससी के किसी भी फॉर्मेट, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या तो आपका एमपीएस हो, तो इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है जीके जीएस का काफी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से आपको इंक्लूड किया हुआ 50 क्वेश्चन में ही एक निश्चित रेशियो में डाला हुआ क्वेश्चन है और उसका लाजवाब सॉल्यूशन ठीक उसके क्वेश्चन के बगल में है विद ऑप्शन के साथ। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको ये रिवीजन करते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीका से क्वेश्चन के आंसर को छापना है हमें, वो भी आपको इसमें जानकारी दी गई है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तैयारी में थोड़ा सा हेल्प भी कर रहा है, तो आप इस केसीसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, एक बताओ और लगता है आपको कि दूसरे स्टूडेंट के लिए यह बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो हमारे टेलीग्राम पर जाने के लिए प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से हर एक सेट प्रैक्टिस का आपको पीडीएफ आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, सॉल्यूशन किया हुआ भी और विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ भी, ताकि आप उसे आसानी से एक बार फिर से रिवीजन कर सके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ जो है वो जरूर अवेलेबल करवा लीजिएगा और उसका प्रैक्टिस कीजिएगा आगामी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चलिए आज का 144 नंबर सेट प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 की तरफ जनजाति दिया हुआ है विभिन्न प्रकार का, सूची 2 में उससे रिलेटेड प्रदेश दिया हुआ है। मिलान करने के लिए क्या है कि मीना जनजाति कहां से रिलेशन रखता है, तो मीना जनजाति जो है वो राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है। संथाल जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में पाई जाने वाली एक जनजाति है। टोडा जनजाति की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पाई जाने वाली जनजाति, और भूतिया जनजाति जो है वो उत्तराखंड में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। तो मिलान आता है 3, 2, 4, 1 आपका सही मिलान होगा। आप बारी बारी से देख लेते हैं इन जनजातियों के बारे में विशेषताएं। मीना जनजाति जो है इसका मुख्यतः यह राजस्थान में पाई जाती है, मुख्य रूप से मीना जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, मीना जनजाति जो है वो मीना भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही आप ध्यान रखेंगे 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इस मीना जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। संथाल जनजाति की बात करेंगे तो यह भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल में, झारखंड के अलावा ये पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, बिहार और असम में भी पाई जाती है। ये जो है वो संथाली भाषा का प्रयोग करती है। ध्यान रखेंगे, टोडा जनजाति की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी पठार में पाए जाते हैं और ये टोडा भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे, टोडा जनजाति जो है वो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ियन भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे टोडा भाषा कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है खुद को, अपने आप को किरात वंशीय अर्ध घुमंतु जनजाति के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये खुद को खास राजपूत से संबंध बताते हैं। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इन्हें भोट के नाम से, जबकि उत्तराखंड में, तिब्बत में, नेपाल के सटे सीमावर्ती क्षेत्र में इसे भोटिया के नाम से जाना जाता है। इसका प्रचलित नाम भोटिया जनजाति है। ये लोग जो होते हैं वो व्यापारी होते हैं, व्यापार करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस के लिए स्पेशल से प्रैक्टिस, खास करके बिहार के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें डाला हुआ, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी की अगर तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते तो खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आप रिवीजन के तौर पर इसे आप सुने, या अगर ऐसा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। केसीसी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे बढ़ावा दीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा। इसकी चर्चा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के उपबंध 15 में किया गया है। जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, इसमें कहा गया, अनुच्छेद 171 में कहा गया कि जिन राज्य में विधान परिषदें हैं वहां इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6
6 भाग राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाएगा। और ये जो सदस्य होंगे वो विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, विशेष क्षेत्र में से विशेष ज्ञान होगा हासिल या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। खास करके साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको विशेष ज्ञान होना चाहिए या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो क्वाट्रो प्रो जो है वो एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर से भी हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट का क्लर्क में, सिविल कोर्ट प्यून में, सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसी का ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट लेवल के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को तैयार हम किया। और 50 क्वेश्चन के इस सीरीज में हम जीके जीएस के हर सब्जेक्ट को इंक्लूड किए हैं एक निश्चित रेशियो में क्वेश्चन का। क्लियर है? क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अब ये क्वाट्रो प्रो के बारे में कुछ विशेषताओं को भी जान लेते हैं। तो यह क्वाट्रो प्रो जो है, प्री जो है, क्वाट्रो प्री या क्वाट्रो प्रो, तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा क्वाट्रो प्रो के अलावा लोटस 123, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग गणितीय गणनाओं, सांख्यिकी डेटा के विश्लेषण, बजट बनाने तथा अकाउंटिंग वर्कशीट के निर्माण, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने में, पेरोल तैयार करने में, सामानों का रिकॉर्ड रखने आदि कार्य में किया जाता है। अब इसी में देखेंगे एक आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। सॉरी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, पेज मेकर, कोरल वेंचर इत्यादि को शामिल किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसके अंतर्गत डीबेस, फॉक्स प्रो, एक्सेस, इंग्रास, ऑरेकल, इंटीग्रा को शामिल किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, लाइब्रेरी ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, गूगल डॉक्स, लोटस वर्ड प्रो, एप्पल वर्क्स इत्यादि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे? स्थल यहाँ पे होना चाहिए, स्थान नहीं होना चाहिए, स्थल। शक्ति स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो शक्ति स्थल जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी से रिलेटेड स्थल है जहां इन्हें दफनाया गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति स्थल इन्हीं से संबंधित है, समाधि स्थल इनका है। ध्यान रखेंगे, शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी से। और भी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को देख लेते हैं। शांति वन की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। वीर भूमि की बात करेंगे तो राजीव गांधी से रिलेटेड है। राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी से है। किसान घाट समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह से है। विजय घाट समाधि स्थल का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य में धन विधेयक। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है राज्य में धन विधेयक। एक केंद्र में भी धन विधेयक पारित होता है, तो राज्य में धन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले विधानसभा में। जिस तरीका से केंद्र में लोकसभा में धन विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य में विधान सभा में धन विधेयक को पहली बार प्रस्तुत किया जाता है। और इस धन विधेयक की चर्चा, राज्य धन विधेयक की चर्चा जो किया गया वो अनुच्छेद 198 198वें अनुच्छेद में किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? ब्रिक्स के अंतर्गत शामिल सदस्य देशों की संख्या की अगर बात कर लेंगे, हम देखेंगे तो इसमें इंडोनेशिया को शामिल नहीं किया गया है। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील। ब्रिक्स लिखा था अंग्रेजी में, अगर लिख के देखेंगे तो ब्रिक्स ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है ब्रिक्स के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स की अवधारणा जो है वो 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालीन अध्यक्ष जिम ओ नील ने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखेंगे, गोल्डमैन सैक्स के तत्कालीन अध्यक्ष जो है वो जिम ओ नील है और इनके द्वारा ही ब्रिक्स की अवधारणा 2001 में प्रस्तुत की गई थी। ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इस समूह में ब्राजील, रसिया, भारत यानी इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित किया गया है।
ब्रिक्स का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 2009 में रूस में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? 11 अगस्त को यह घटना हुई थी, पटना के सचिवालय में गोलीकांड की घटना जो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। जरा ध्यान दीजिएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की थी। तभी पटना के डीएम WG आयरे ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें 7 छात्र मारे गए और बहुत से छात्र इसमें घायल हो गए थे, जिसे पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, मारे गए 7 छात्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी छापने के लिए भी दे देता है स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे। मारे गए जो 7 छात्र थे, उमाकांत प्रसाद, सतीश प्रसाद झा, रमानंद सिंह, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राय गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अब जरा समझिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसके प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। पहले महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्य में जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय भी थे। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। एक है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को की गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। इसके पहले महासचिव आंध्र प्रदेश के अग्रणी किसान नेता NG रंगा को बनाया गया था। चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए हमने इसका डिटेल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडप्पा सैल समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है? कडप्पा सैल समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। अब जरा देखिएगा, कडप्पा सैल समूह जो है वो अपसादित चट्टान से ही बनी होती है, जिसका निर्माण धारबार चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जिसमें चट्टानें धारबार प्रदेश में लगभग 25 से 30% भाग पर मिलता है। सैल, स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि इस कडप्पा सैल समूह की प्रमुख चट्टानों के रूप में शामिल किया जाता है। धारबार सैल की अगर बात करेंगे तो ये चट्टानें सबसे पहले बनी अपसादित चट्टान है। अब ये कायांतरित रूप ले चुकी है। इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं क्योंकि ये कायांतरित रूप अब ले चुका है। ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई मिलती है। कई बार क्वेश्चन आपसे छप के ये मिलता है कि धारबार शैली का चट्टान जो है वो कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान रखेंगे, ये चट्टान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने थे? तो बिहार में कुल 4 गवर्नर को बनाया गया था। फर्रुखशियर जो था वो उत्तर मुगलकालीन शासक था, जिसके शासनकाल में कुल 4 गवर्नर बिहार में बनाए गए थे। अब चारों गवर्नर जो है वो खैरात खान जो 1712 ईस्वी से लेकर 1714 ईस्वी तक बनाया गया। मीर जुमला दूसरा था, 1715 ईस्वी में बना। सर बुलंद खान 1716 से 1718 ईस्वी तक रहा। खान जमान खान 1718 से 1721 ईस्वी तक। ये 4 जो गवर्नर बिहार के बनाए गए थे वो मुगल शासक फर्रुखशियर के शासनकाल में बनाए गए थे। फर्रुखशियर का शासनकाल 1712 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी में तक रहा था। इसको मुगल काल का घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। इसके शासनकाल में बिहार में कुल 4 गवर्नर बनाए गए थे, ध्यान रखेंगे। खैरात खान, मीर जुमला, सर बुलंद खान, खान जमान खान। कभी कभी छाट के भी आंसर आपको दे देगा कि कौन इनमें से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़ा शावक पैदा करता है? सबसे बड़ा शावक जो पैदा करता है, यदि सबसे बड़ा जो बच्चा पैदा करता है वो है नीली व्हेल, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो नीली व्हेल है। तो ध्यान रखेंगे आप, नीली व्हेल ही सबसे बड़ा शावक को पैदा करता है, जिसकी लंबाई जो होती है इसके शावक की 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भकाल की बात करेंगे, नीली व्हेल के गर्भकाल की बात करेंगे तो 1 वर्ष का इनका गर्भकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आगंतुकों के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
G20 इंडिया ऐप को कौन सा फीचर कृष्णा की आवाज में सलाह देता है? कौन सा फीचर है? पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने आगंतुक जो गेस्ट लोग आएंगे G20, अभी जानते हैं कि भारत में G20 चल रहा है, ये आज से लेकर 10 सितंबर तक G20 चल रहा है। तो ये नई दिल्ली में भारत के तो G20 शिखर सम्मेलन में जो भी आगंतुक आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और ये जो है वो कृष्णा की आवाज में सलाह देता है। इस ऐप में वो है आस्क गीता कियोस्क। आस्क गीता कियोस्क जो है वो G20 इंडिया ऐप को फीचर है जो कि कृष्णा की आवाज में सलाह देता है। ध्यान रखेंगे, G20 इंडिया ऐप की असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी व्यापक सूचना वितरण है। यह हिंदी, जर्मनी, पुर्तगाली और जापानी सहित कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जो विविध अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करेगा। डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोड़ने एक दिलचस्प अतिरिक्त आस्क गीता कियोस्क है, जहां उपयोगकर्ता श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए कृष्ण की आवाज में जीवन से संबंधित सवालों के जवाब पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देंगे, प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ये कथन जो है वो गलत है। ये कथन जो आपका है वो पूरी तरीके से गलत है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ये कथन गलत है। चलिए अब ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है, बिल्कुल सही है। अब निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ध्यान देंगे, 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। क्लियर है। छोटे राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में लोकसभा चुनाव में 54 लाख रुपया निर्धारित की गई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव में 20 लाख रुपया निर्धारित की गई है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो क्या होता है? तो गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में लाया गया था। ध्यान रखेंगे, डेट भी ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 2017 से वैट का ये स्थान लिया है जीएसटी, जो कि 101वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया। 1 जुलाई 2017 से किसका स्थान लिया? वैट का, वैल्यू एडेड टैक्स का यह स्थान लिया है। यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण करता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछेगा, आप कंफ्यूज न होइएगा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष, एकल अप्रत्यक्ष कर है, जो किसका स्थान लिया? वैट का स्थान लिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 में की गई 101वां संवैधानिक संशोधन करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़ा शावक पैदा करता है? क्वेश्चन में आया, नीली बेल जो है सबसे बड़ा शावक पैदा करता है। ये 24 फीट तथा 4 टन का होता है इसका बच्चा, और इसका गर्भाधान काल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। कौन सी जल संधि है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ देता है? तो बॉब अलमंडेल। अब देखिएगा, इसमें ट्रिक ध्यान रखिएगा जल संधि में, तो ये अल से याद रखिएगा, बॉब अलमंडेल जल संधि, अल से याद रखिएगा अदन की खाड़ी, अ से अदन की खाड़ी और ला से लाल सागर। अदन की खाड़ी याद रखेंगे, अ से अदन की खाड़ी और ला से लाल सागर। तो बॉब अलमंडेल जल संधि जो है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ देती है। क्लियर है। साथ ही यह ध्यान रखेंगे, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो जोड़ता ही है, यह हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता होता है। तो 2 महासागरों के बारे में भी पूछ देगा तो ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता को प्रदान करता है। क्लियर। अब इसी में से पूछेगा कौन से देश को अलग कर देता है? जोड़ता तो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को, लेकिन अलग किन 2 देशों को कर देता है? तो यमन, जो कि एशिया महादेश में है, यमन को जिबूती यानी अफ्रीका से अलग कर देता है। तो देश में यमन और जिबूती को अलग करता है, साथ ही महादेश में एशिया और अफ्रीका को अलग कर देता है बॉब अल
मंडेब जल संधि। हार्मुज जल संधि ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर से जोड़ता है, जबकि ईरान को अरब प्रायद्वीप यानी यूएई से अलग कर देता है। मलक्का जल संधि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ता है, जबकि मलेशिया और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया को आपस में अलग कर देता है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है, जबकि यह स्पेन यानी यूरोप महादेश और मोरक्को देश यानी अफ्रीका महादेश से अलग कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन के द्वारा किया गया था, तो इसके लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किया गया था सीवी रमन यानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा 1930 ईस्वी को की गई थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1913 ईस्वी में उनकी अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया था? मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुआ था, और साथ ही में ये भी ध्यान रखेंगे कि यही 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से नया पैसा प्रचलन में आ गया था। क्लियर है? इसके अंतर्गत रुपये का मूल्य एवं नाम अपरिवर्तित रहा, परंतु इसे 100 पैसों में विभाजित कर दिया गया तथा इसके पूर्ववर्ती विभाजन जो कि 16 आना था और 64 पैसे थे, समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल 1957 ईस्वी के बाद ढाले गए नए सिक्के जो 1, 2, 5, 10, 25 तथा 50 पैसे के बनाए जाने लगे, जिसे नया पैसा नाम दे दिया गया था। 1 जून 1964 ईस्वी के बाद इन सिक्कों से नया शब्द जो है वो हटा दिया गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया पैसा जो है उससे नया शब्द हटा दिया गया, केवल पैसा रखा गया 1 जून 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो निफ्टी संबंधित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक होता है निफ्टी 50 जिसे कहा जाता है। इसका पूरा नाम निफ्टी 50। अब 50 का मतलब होता है 50 प्रमुख शेयरों का सूचकांक रखने वाला कंपनी होता है, वो निफ्टी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनियों के शेयर अंकित या सूचीबद्ध किए हुए होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। यह बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से विश्व का 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1992 ईस्वी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। निफ्टी भारत का पहला पूंजी सूचकांक जिसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग जो था उसका विलय नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद के द्वारा ही मगध साम्राज्य में कलिंग को विलय कर लिया गया था। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, सर्वप्रथम कलिंग का विलय किया मगध में। साथ ही विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जैन मूर्ति उठा लाया था। हाथी गुम्फा विलेज की बात करेंगे तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। उसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिसंरचना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करेंगे, किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन में शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार या दूर संचार तथा चौथा आवास है। तो तार संचार यानी दूर संचार जो है उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तार संचार के रूप में शामिल नहीं किया गया। ध्यान देंगे, सामाजिक अधिसंरचना यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका संबंध किसी भी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की उचित वृद्धि या विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं, सुविधाओं और संरचनाओं से रहा है। इसमें उपयुक्त सड़क और बिजली आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल, सिंचाई की सुविधाएं, दूर संचार एवं परिवहन, उर्वरक, बीज, सामाजिक अधिसंरचना इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर है? लेकिन तार संचार जो है उसको शामिल इसके अंतर्गत नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आजाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आजाद दस्ता का गठन जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के जंगल में एक आतंकवादी गतिविधि के रूप में आजाद दस्ता का निर्माण किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधि के लिए इसका गठन किया गया था। क्लियर? ये एक गुप्त गतिविधि थी, गुप्त संचालन गतिविधि थी आजाद दस्ता। ये जवाहरलाल नेहरू के जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल के जंगलों में इसकी स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान सभी नागरिकों के लिए स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत करेगा। भूटान की नई स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रणाली के लिए पंजीकरण कराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिग्मे नामग्येल वांगचुक भूटान के ये राजकुमार है और ये 17 साल के हैं। यही जो है वो भूटान के द्वारा जो जारी किया गया सभी नागरिकों के लिए स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रदान किया जाएगा। उसके अंतर्गत सबसे पहले व्यक्ति जो है वो भूटान के राजकुमार जिग्मे नामग्येल वांगचुक है, जो 17 साल की आयु है। क्लियर? अब यह जो योजना है भूटान में 2021 में नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसके तहत 8 साल से अधिक ऊपर के सभी लोगों को डेटा लिया जा रहा है। इस डेटा को बायोमेट्रिक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ये एक तरह से भारत के आधार कार्ड जैसा ही है और इसके अंतर्गत प्रिंस जो भूटान के हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। भूटान ने इसकी जानकारी दी थी। जिग्मे नामग्याल वांगचुक 7 साल के हैं और वो देश के पहले डिजिटल नागरिक हैं। 7 साल के, सॉरी हमने लगता है 17 साल बोले, 7 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? तो संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का मतलब होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग, इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ की अगर बात करेंगे तो कुल व्ययों जिसमें राजस्व पूंजीगत का कुल प्राप्ति, राजस्व प्लस पूंजीगत पर अधिक से, जबकि कुल पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से उधार और अन्य देयताओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बजट घाटे में बाजार से उधार एवं अन्य देयताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, इसे 1 अप्रैल 1997 ईस्वी को सुखमय चक्रवर्ती समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। किसको? राजकोषीय घाटा को संघीय बजट में शामिल किया गया था। क्लियर? बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणों के निवल वृद्धि का योग ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिम्स ट्रिम्स का क्या अर्थ होता है? ट्रिम्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स का पूरा नाम होता है। यह जो है वो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है जो व्यापार से संबंधित निवेश उपायों से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता बताया था? राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता जो है वो अकबर को बताया था कर्नल टाड ने बताया था। हल्दी घाटी युद्ध की तुलना इतिहासकार कर्नल टाड ने थर्मोपोली युद्ध से की थी। इन्होंने हल्दी, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछेगा कि किस युद्ध की तुलना थर्मोपोली युद्ध से की जाती है, या कहेंगे किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी युद्ध से की जाती है और आपको थर्मोपोलो दे देगा ऑप्शन में। कोई भी कुछ भी कह सकता है। ध्यान रखेंगे, अकबर के द्वारा लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ध्यान रखेंगे 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कर्नल टाड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली युद्ध की संज्ञा दी थी। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी गई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने भैंसरोगढ़ को राजस्थान के स्वर्ग की संज्ञा दी और कहा, अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए और उसे चुनने का विकल्प दिया जाए तो वह जगह भैंसरोगढ़ होगा। कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी माना जाता है। कर्नल जेम्स टाड जो है वो एनल्स एंड एंटीक्विटीज, जेम्स टाड जो है वो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान तथा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक की भी रचना की है जो राजस्थान से रिलेटेड है। जेम्स टाड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। कितना ध्यान रखेंगे। और यही जेम्स टाड जो थे, कर्नल टाड जो थे, वो राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता अकबर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? तो डायोनिसियस जो था
वो अशोक के शासनकाल में भारत आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, ध्यान रखेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आया था मेगास्थनीज आया था। आगे ध्यान रखेंगे कि डायोनिसियस की बात करते हैं। डायोनिसियस ये मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो मौर्य नरेश अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस की बात करेंगे तो यह सीरिया के सम्राट एंटियोकस का राजदूत था जो राजा बिंदुसार के राज दरबार में 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व में आया था। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसके द्वारा मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति पर लिखी गई पुस्तक इंडिका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इसी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं पेट्रोलियम। क्लियर। हाइड्रोकार्बन से कार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में मौजूद हाइड्रोकार्बन ज्यादातर अल्केन्स, मीथेन और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है वो सासाराम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम यानी जिसे सहसराम कहा जाता था तो कहा जाता है क्योंकि शेरशाह ने अपनी सभी व्यवस्थाओं का संचालन सासाराम से ही करता था। अतः यही कारण है कि शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम को माना जाता है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। शेरशाह ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई विभाग की स्थापना की थी जिसमें से कुछ विभाग के बारे में हम लोग जानते हैं। शेरशाह ने दीवाने वजारत नामक एक प्रशासनिक विभाग बनाया। प्रशासनिक विभाग में नाम लेंगे और उनके क्या कार्य होते थे। तो दीवाने वजारत लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान होता था। दूसरा प्रशासनिक विभाग दीवाने आरिज, ये सेना के संगठन, भर्ती, रसद की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था, शिक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था करता था दीवाने आरिज। शेरशाह के द्वारा तीसरी प्रशासनिक विभाग की स्थापना के रूप में दीवाने रसातल की गई थी, यह विदेश मंत्री का कार्य करता था। दीवाने ईशा नामक प्रशासनिक विभाग शेरशाह के द्वारा स्थापित किया गया जिसका काम पत्राचार विभाग का कार्य करना था। जबकि शेरशाह के द्वारा स्थापित प्रशासनिक विभाग दीवाने काजी जो था वो न्याय संबंधी कार्य करता था। जबकि दीवाने बरीद नामक प्रशासनिक विभाग शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित ये गुप्तचर विभाग का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हिमत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया था? हिमत क्षेत्र जिसे IORARC हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में स्थित राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग संवर्धन के उद्देश्य से हिमत 6 की औपचारिक स्थापना जो है वो 5 मार्च 1997 ईस्वी में 5 मार्च 1997 ईस्वी में हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इसको मॉरिशस के पोर्ट लुई में संस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक की गई थी। 5 मार्च 1957 को यह संघीय 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सेतु का कार्य करता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जो है उसको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा कि भोपाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्वच्छ जो स्थान है स्वच्छ शहर है अमरावती। तीसरे परमाणु को जगह दी गई है। क्लियर। ये शीर्ष 3 शहर ऐसे हैं इंदौर, अमरावती और परमाणु जिनको सबसे स्वच्छ शहर के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे कि सबसे अंतिम स्थान पर मदुरै, जम्मू और कोहिमा को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा की संज्ञा दिया था? सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दिया था 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जैल का उदाहरण इसमें से है? तो जैल के उदाहरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है पनीर। पनीर जो है वो जैल के उदाहरण होते हैं। जेल क्या होता है जरा इसको समझिएगा। कोई द्रव्य किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है लेकिन इसमें प्रवाहता यानी फ्लो जो है
धारा जो जिसको फ्लो कहा जाता है वो नहीं होता, अर्थात ठोस के रूप में फैला एक तरल होता है, इसे जेल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में जेली, जिलेटिन, पनीर, मक्खन को शामिल किया जाता है। कोलाइडी विलियन की बात करेंगे तो यह द्विसमांगी पदार्थ का एक रूप होता है जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इसके कण को नगण्य आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बहुत ही कम प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिक्षेपण माध्यम से ये अलग हो जाए। क्लियर? जिसमें ये भूला हुआ है उसे अलग हो जाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है कोलाइडी विलियन में। कोलाइडी विलियन के उदाहरण होते हैं दूध, गोंद, रक्त तथा स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर यह एक प्रकार का पुस्तक है और इसके रचयिता एम.टी. कोलरिज है। एम.टी. कोलरिज के द्वारा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर नामक पुस्तक की रचना की गई है। 1798 ईस्वी में यह एक कविता लिखा गया था एस.टी. कोलरिज के द्वारा। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति यह भी है, ध्यान रखेंगे, हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। यह राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में कविता के माध्यम से 1798 ईस्वी में एस.टी. कोलरिज के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निक्षालन बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो मृदा का निक्षालन है। तो उष्ण कटिबंधीय और वर्षावन या विषुवतीय प्रदेश जिसे कहा जाता है वहां निक्षालन प्रोसेस जो होता है, लीचिंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से वहां उपजाऊ मिट्टी ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो जल के साथ बह जाता है और शेष नीचे जो मिट्टी में रह जाता है कंकर और पत्थर। क्लियर? कंकर और पत्थर रह जाते हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में लैटेराइटिक मिट्टी का निर्माण होता है जो बहुत ही कम उपजाऊ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसमें निहित ऊर्जा का पता लगाना है जब वह जमीन से इतना मीटर की ऊंचाई पर दिया गया है। अब इसको जरा समझिए, क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान जो है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। और क्या आपको दिया हुआ है? हाइट आपको दिया हुआ है, ऊंचाई आपको 6 मीटर दिया हुआ है। और क्या हुआ दिया हुआ है? जी आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आपको दिया हुआ है। अब जरा जी आपको दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, जी का मान। अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है? वस्तु में निहित ऊर्जा का पता लगाना है ऊंचाई पर। क्योंकि ऊंचाई पर है तो स्थिति ऊर्जा कहीं ना कहीं जाके कोई वस्तु जो है ऊंचाई पर है तो स्थिति जो यहाँ पर इसका स्थिति काम करेगा तो स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का मान निकालेंगे तो वो होता है mgh। मास दिया हुआ 10 गुने जी का मान 6 गुने एच का मान 9.8 दिया हुआ है। 10 पॉइंट हटेगा तो ये और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 8 छके 48 और 9 छक 54 और 4 58। आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो 588 जूल, क्योंकि जूल में इसको व्यक्त किया जाएगा, ऊर्जा है तो जूल में व्यक्त किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? सरिता मतलब क्या हुआ? नदी। सरिता मतलब नदी, तो सरिता मतलब नदी, यानी कौन सा नदी समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है? ध्यान से सुनेंगे, चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है तथा केन। ये सभी नदियां जो है वो मालवा के पठार को काटती हुई निकलती है, विच्छेदित करती हुई निकलती है। मालवा का पठार विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बैसाल्ट चट्टान से निर्मित एक संरचना होता है। यह एक लावा पठार है, यानी लावा के द्वारा निर्मित एक पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां स्थित है। इसके ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। यहाँ की नदी जो है वो चंबल है, काली सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी है। इस पठार के दक्षिणी ओर जो है वो दक्कन का पठार जो काफी कटा फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो मछली का एयर ब्लैडर जो है वो सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थैतिक अंग के रूप में कार्य करता है। ध्यान देंगे, मछली का एयर ब्लैडर सहायक श्वसन अंग यानी एक्सक्लेटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और द्रव्य स्थैतिक यानी हाइड्रोस्टैटिक अंग के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उदय टोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? चोल प्रशासन में उदय टोट्टम
नामक अधिकारी का काम इसमें से क्या होता था? तो राजा तथा नियमित कर्मचारी के बीच जो है वो संपर्क स्थापित करने का काम उदयकोट्टम नामक अधिकारी ही करता था। इसे उदयकोट्टम के नाम से भी जाना जाता था। इस श्रेणी के अधिकारी जो होते थे, इस श्रेणी के अधिकारी जो होते थे वे सदैव सम्राट के पास रहते थे और इनके आदेशों का क्रियान्वयन करते थे। वे सम्राट एवं नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क स्थापित करते थे। चोल प्रशासन में जैसे कि अभी विधान परिषद देखते, विधान परिषद, ये विधान परिषद जो होता है वो मुख्यमंत्री, विधान परिषद जो होता है वर्तमान समय में, उसी का काम उदयकोट्टम करता था। विधान परिषद के कोई भी काम को, एक तरफ राष्ट्रपति है और दूसरा तरफ है विधान परिषद। विधान परिषद विधान परिषद राज्य में है और एक तरफ है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की कोई बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के तौर पर ही यह उदयकोट्टम वर्तमान उस समय चोल प्रशासन में होता था, जो कि राजा और नियमित कर्मचारी के तंत्र के बीच संपर्क स्थापित करता था। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था, जबकि निम्न श्रेणी के अधिकारी को शेरुंदरम कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है रसोई गैस? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। ध्यान देंगे, एलपीजी जिसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। रसोई गैस यानी एलपीजी की बात करेंगे तो इसकी खोज 1912 ईस्वी में डॉक्टर वाल्टेर स्नेलिंग के द्वारा किया गया था। यह एक गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील गैस होता है। इसलिए चूंकि यह गंधहीन होता है तो इसलिए इसके रिसाव के समय दुर्घटना से बचने के लिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन को मिला दिया जाता है, जिससे यह महकने लगता है और इसके लीकेजिंग का पता लग जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट भूमि पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाट भूमि पाई जाती है? तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र जो है वहां पर पाट भूमि पाई जाती है। पाट पठारी स्थलाकृतियों में स्थित एक ऊंचा मैदान होता है। पाट अपने शीर्ष में सपाट और पार्श्व में सदृश तीव्र ढालदार होता है। इसका विस्तार अंबिकापुर, सीतापुर तथा लुंड्रा तहसील तक आता है। उदाहरण के लिए जरंग पाट, सामरी पाट, नैन पाट जो छत्तीसगढ़ का शिमला है, जमीर पाट, लहसुर पाट, जसपुर पाट, पेंड्रा पाट तथा कुसमी पाट, ये सभी जो है वो पाट भूमि छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पाट भूमि में मुख्य रूप से लाल पीली तथा लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, इसमें गेहूं, धान, चना, तुवर, सरसों आदि फसल की खेती की जाती है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं पर्णपाती होती है और पाट क्षेत्र का प्रमुख खनिज जो है वो बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किया गया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो साइंस सिटी है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए साइंस सिटी है बेंगलुरु। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर जो है उसका अनावरण किया गया है भारत में। कब किया गया जरा देखिएगा। भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन 5 सितंबर 2023 को मल्लेश्वरम, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2023 को किया गया है। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी बेस्कॉम ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ मिलकर मल्लेश्वरम में 15वें क्रॉस रोड पर 500 किलोवाट भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है। इससे पैदल चलने वालों को बिना किसी बाधा के फुटपाथ पर चलने में भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है? सबसे तरल माप इसमें से कौन से है? तो M1 जो है वो मुद्रा मापन प्रणाली का सबसे तरल माप के रूप में जाना जाता है और सबसे तरलता का घटते हुए क्रम के अनुसार अगर चलेंगे तो सबसे तरल माप M1 है, दूसरा M2 है, तीसरे स्थान पर M3 है और सबसे जो कठिन माप प्रणाली है वो M4 होता है। क्लियर? M1 क्या होता है? तो लोगों के पास नगद नोट और सिक्का के रूप में जो पैसा होता है, प्लस बैंकों के पास नगद जमा और प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, इसको M1 कहा जाता है। M2 यानी मनी 2 जो है वो M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा होता है। M3 जो होता है वो M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं और अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। M4 के अंतर्गत M3 को और डाकघरों में सकल जमा यानी कि सावधि एवं मांग जमा दोनों को शामिल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की
आधारभूत भाषा जो है वो मशीनी भाषा है, जो केवल 0 और 1 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। यह किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्य का निहत्ता वैध है कि अवैध है? निहत्ता पर संबंधित प्रश्न अगर उठ जाता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। क्लियर? जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 192 अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य की निहत्ता यानी डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात आ जाए तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह जरूर लेता है। हालांकि निर्णय राज्यपाल करता है, लेकिन इसकी सलाह किसे लेता है? निर्वाचन आयोग से इसकी सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय जो है वो राज्यपाल देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण एवं डिजाइन किया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन जो है वो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, इनियक जो है वो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इनियक का पूरा नाम होता है। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1946 ईस्वी में किया था, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं किया गया था। इनियक का सबसे पहला प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु उनकी कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे वे सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 मार्च 1947 ईस्वी को सोवियत संघ, ब्रिटेन एवं चीनी गणतंत्र की ओर से माल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 अन्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया आधिकारिक पत्र स्वीकार किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के द्वारा था 5 मार्च 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद की रचना किया गया है। तारीख ए हिंद की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो अल-बरूनी ने तारीख ए हिंद या किताबुल हिंद, इसी को कहा जाता है किताबुल हिंद कहा जाता है। किताबुल हिंद या तारीख ए हिंद जिसकी रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया है, इसी को तहकीक ए हिंद या भारत की खोज हिंदी में, इसी को तहकीक ए हिंद या इसी को भारत की खोज हिंदी में कहेंगे। तो भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना जो है वो अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। इसमें धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन इत्यादि की जानकारी दी गई। इसके अलावा राजपूतकालीन समाज, रीति रिवाज, धर्म, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को जोड़ने का निर्णय लिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को जोड़ेगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने एवं मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना और राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसका नाम है, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने पर प्रगतिशील कदम उठाया है। इस योजना के तहत जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है, उनको इसके पास मतदाता पहचान पत्र है, वह इस योजना के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन एंजाइम। यही रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में पाए जाने वाले कैसीन को कैसीनोजीन में बदलकर इसे पचा डालता है, जिस कारण से हमारे पेट में गुदगुदी की समस्या जो होती है दूध पी लेने के बाद वो नहीं हो पाती है। लेकिन यह रेनिन का उत्पादन की अगर बात करेंगे तो रेनिन का उत्पादन 8 से लेकर 12 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है। रेनिन क्लियर का सेक्रेशन होना, जिसके कारण से ज्यादा कभी कच्चा दूध पी लेकर पेट में गुदगुदी जैसा समस्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूध का पाचन नहीं हो पाता, क्योंकि रेनिन का उत्पादन नहीं हो रहा, सेक्रेशन नहीं हो रहा, तो दूध का पाचन नहीं हो पाता। क्लियर है? नोट जरा ध्यान दीजिएगा, रेनिन के अलावा लैक्टेजेज एंजाइम जो होता है वो भी दूध के पाचन में मदद करता है। लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो भी दूध के पाचन में मदद करता है, जो कि बड़े में तो इस एंजाइम का सेक्रेशन होता है। पेप्सिन की बात करेंगे तो एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथि से
जठर यानी गैस्ट्रिक जूस के रूप में स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पेप्टोन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करना होता है। पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करना। रेजिन एंजाइम क्या होता है? तो ये बूंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो पेड़ की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन यानी वार्निश करने में, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। सिट्रेट की बात करेंगे तो ये क्या होता है? तो एसिटाइल को एंजाइम यानी एसिटाइल CaO और हेक्सानोसेटेट के संगठन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में साइट्रेट का उत्पादन करता है, जो साइट्रेट सिंथेस द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये है तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल आप इस सेवा को देते विराम से शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से हमारा PDF जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।